पॉलिटिक्स इज एन आर्ट ऑफ द पॉसिबल। वो आदमी महान झूठ बोलने वाले व्यक्ति हैं। चुनाव जो हार गए थे तो उसको वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। मुझे नहीं लगता कि कमलनाथ जी कभी भाजपा में जाएंगे। मेरी हमेशा से शिकायत ईवीएम के बारे में रहती है। राजगढ़ जिला जो है ये आरएसएस का बहुत बड़ा गढ़ रहा है। मैं राजगढ़ से वर्ष 1991 के बाद से चुनाव नहीं लड़ा। 9 साल वो और ये 24 साल ये 33 साल से मैं संपर्क में नहीं था। सिंधिया स्कूल को 1 रुपए में करोड़ों रुपए की जमीन दी। उनको ऑफर कब हुआ था कि आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बन जाइए या डिप्टी सीएम बन जाइए। उन्होंने मना कर दिया। किसी भी मुख्यमंत्री को जमने में समय लगता है, तो मेहनत कर रहे हैं। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। एमपी तक की इस खास पेशकश में आज हमारे साथ जुड़ रही है मध्य प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई एक शख्सियत जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। फिलहाल आपको बता दें कि राज्यसभा के सांसद हैं। बात कर रहे हैं हम दिग्विजय सिंह की। दिग्विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमपी तक का। धन्यवाद। शुक्रिया, आपने समय दिया। और सर, शुरुआत करेंगे क्योंकि आप पॉलिटिशियन हैं और पॉलिटिक्स की बात करेंगे। चुनाव हाल ही में संपन्न हुए मध्य प्रदेश और पूरे देश में लोकसभा के। कांग्रेस की बात करें तो मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बुरी हार का सामना करना पड़ा। 24 में 29 की 29 सीट बीजेपी के पास चली गई। आखिर क्या ऐसा हुआ कि कांग्रेस एक सीट भी नहीं ला पाई? पहले तो मैं एमपी तक को इस बात के लिए बधाई दूंगा कि वे जनहित के काफ़ी खबरें डाल रहे हैं और काफ़ी निष्पक्षता से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आपको बधाई। बहुत शुक्रिया। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का विधानसभा 2024, लोकसभा 2000, विधानसभा 2023 और लोकसभा 2024 का प्रश्न है, 2023 में हमारा आंकलन था कि हमें लगभग 135 सीट के आसपास आएंगी और जितने भी सर्वेज हो रहे थे सब यही कह रहे थे, लेकिन नतीजे कुछ बिल्कुल विपरीत आए और हमें केवल 66 सीटें मिल पाई। ये हम लोगों के लिए एक बहुत ही निराशाजनक नतीजा रहा और काफ़ी इससे हम लोगों को निराशा हुई। इसका आत्मचिंतन भी हुआ है, चर्चा भी हुई है और उसमें यही आया है कि इसमें लाडली बहना होने के कारण काफ़ी बड़े तादाद में महिलाओं ने वोट भाजपा को दिया और इसमें थोड़ा सा ये भी रहता है कि कुछ सीटें ऐसी रहीं जहाँ की पता नहीं क्यों वहाँ कांग्रेस को वोट नहीं मिला, जबकि पोस्टल बैलेट में 230 में से 199 सीटों पर हम लोगों को ज़्यादा वोट मिले हैं। तो ये थोड़ा सा हम लोगों को आश्चर्यचकित लगता है, लेकिन फिर भी अब जो भी नतीजा आया हम सामने है। 2024 के लोकसभा इलेक्शन में थोड़ा सा वर्कर डिमोरलाइज था और उसी के बीच बड़े बड़े नेता का आना जाना रहा, तो उसकी वजह से थोड़ी सी लोगों में लाचारी रही, निराशा रही। लोगों में एक मनोवैज्ञानिक रूप से हम लोग थोड़ा सा वर्कर्स को जितनी हमें उनमें चेतना भरनी थी, जिसमें हमें उन्हें मजबूती के साथ खड़ा होना था, नहीं हो पाए। खैर फिर भी हम लोग लड़े। अब जैसे मैं खुद लड़ा राजगढ़ से, 4.5 लाख का गड्ढा था 2019 में, 3 लाख कम हुए, लेकिन फिर भी मैं पूरा नहीं कर पाया। और विशेषकर 2 विधानसभा सीटों से जहां मुझे अच्छी उम्मीद थी, वहाँ एक सीट पर हम लोग 47,000 से हार गए, दूसरे के 37,000 से हार गए और जहाँ से मुझे अच्छी उम्मीद थी कि 25-30 हज़ार से जीतना चाहिए, वहाँ नहीं जीत पाए। तो ठीक है, जो भी फैसला है हम स्वीकार करते हैं, लेकिन मेरी हमेशा से शिकायत ईवीएम के बारे में रहती है। और ये मत कहिए कि इसमें चुनाव जीत जाती है कांग्रेस तो कहते हैं हमें कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी यही आरोप लगाती है। लेकिन मैं दूसरी बात कहता हूँ, आप नतीजों को अलग कर दीजिए, लेकिन मुझे हमेशा से मशीन पर भरोसा इसलिए नहीं है क्योंकि जिसमें चिप लगा हुआ है
जिसमें सॉफ्टवेयर डाला गया है, तो वो जो नतीजा है वो सॉफ्टवेयर का आदेश मानेगा, कमांड मानेगा, व्यक्ति जो ऑपरेट कर रहा है उसका नहीं मानेगा। इसलिए वीवीपैट मशीन आने के बाद तो और ज़्यादा गुंजाइश हो गई है। हमारे कुछ प्रश्न हैं, चुनाव आयोग इसकी जानकारी हमको देता नहीं है। पहली बात तो यह है कि जो बैलेट यूनिट है वो हमारा मतदाता कमांड देता है, ठीक है, और वो कमांड जो है वीवीपैट को जाता है, कंट्रोल यूनिट को नहीं जाता। और वीवीपैट के पास आके हमें 7 सेकंड के दर्शन होते हैं और उसके बाद वीवीपैट स्लिप जो है वो नीचे डब्बे में गिर जाती है जी। और वही फिर कमांड वीवीपैट का कमांड कंट्रोल यूनिट में जाता है। इसलिए कंट्रोल यूनिट का कमांड और नतीजा और वीवीपैट का नतीजा एक रहते हैं। मूल बात यह है कि हमारी मांग यह है कि पहली हमारा प्रश्न यह है कि क्या वीवीपैट में जो सिंबल लोडिंग यूनिट डाले जाते हैं उसको कनेक्ट सेंट्रल सर्वर, मुख्य चुनाव आयोग के सेंट्रल सर्वर से कनेक्ट होता है कि नहीं होता है। अब एक व्यक्ति जो वहाँ पर आया था उसने ऑन रिकॉर्ड कहा कि हमको इंटरनेट से कनेक्ट करना पड़ता है। यानी कि जो स्टैंड अलोन मशीन का दावा करते हैं वो स्टैंड अलोन मशीन नहीं है। एक दूसरी बात यह है कि सिंबल लोडिंग यूनिट में कौन सा सॉफ्टवेयर डाला उसको उजागर क्यों नहीं करते। कहते साहब हैक हो जाएगा, अरे ये तो हमारी शिकायत है, हैक कर रहे हो। इसलिए उसकी भी हमें शंका तो है। जी। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर आपने कहा कि नेताओं का आना जाना लगा रहा, मनोबल गिरा, बहुत चर्चा चली कमलनाथ को लेकर कि तो क्या वो बीजेपी में जाने वाले थे? मुझे नहीं मालूम, मेरी तो उनसे जब भी बात उनका नहीं, मैं बीजेपी में नहीं जा रहा हूँ। लेकिन मीडिया में और उनके कुछ लोगों ने भी, कांग्रेस के लोगों ने भी कहा कि हमारा निर्णय हो गया है। अब ये बड़ा एक हम लोगों के लिए मैं तो कभी विचार कर भी नहीं सकता और मुझे नहीं लगता कि कमलनाथ जी कभी भाजपा में जाएंगे। तो आपकी जब बात हुई तब उन्होंने हमेशा इनकार किया? बिल्कुल मना किया उनको, निरंतर मना करते रहे मुझसे। जी। राजगढ़ को लेके आपके बारे में काफी मशहूर है कि आप अगर एक बार किसी शख्स से मिल लेते हैं तो उसका नाम याद रहता है। कार्यकर्ताओं में आपको अधिकतर कार्यकर्ताओं के नाम आपको याद हैं। आप कई यात्राएं भी करते, नर्मदा यात्रा से लेकर राजगढ़ में भी आपने पदयात्रा की लोकसभा चुनाव के दौरान। लेकिन उसके बावजूद भी एंटी इनकम्बेंसी की भी बात हुई, लेकिन वहां पर क्या कमी रह गई? बात यह है कि मैं राजगढ़ से वर्ष 1991 के बाद से चुनाव नहीं लड़ा। तो 9 साल वो और ये 24 साल ये 33 साल से मैं संपर्क में नहीं था। हालांकि मुख्यमंत्री के रूप में लोग बाग मुझसे मिलते थे, जुड़ते थे। वहाँ जितनी सिंचाई योजनाएं आज है मैंने उनको स्वीकृत किया था। रेलवे लाइन हम लोगों ने स्वीकृत करवाई है, बिजली का अपना पूरा जाल फैला है। जो भी आज आपको राजगढ़ ज़िले में विकास दिखता है, चाहे सेंट्रल स्कूल हो, चाहे और भी स्कूल्स हो, चाहे इंडस्ट्रियल यूनिट्स हो, सारे जो योजनाएं हैं वो कांग्रेस के कार्यकाल में और मेरा इसमें योगदान रहा। लेकिन राजगढ़ जिला जो है ये आरएसएस का बहुत बड़ा गढ़ रहा है। तो वो नौजवानों से मेरा संपर्क टूट गया था। जो युवा थे उनके पिता, उनके दादा, इन लोगों से मेरा संपर्क रहा, मेरे पारिवारिक संबंध रहा, उन लोगों से निजी संपर्क रहा। तो जैसा आपने बताया कि आप लोग कैसे नाम जानते हैं, हाँ, बच्चे मुझसे जो मिलते हैं तो मैं उनसे पूछता हूँ फिर तुम किसके, तुम्हारे पिता का नाम बताओ, तुम्हारे दादा का नाम बताओ, तो वो तो पहचान जाते हैं। लेकिन मेरा जो संदेश और संपर्क जो युवाओं में होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। इसी के साथ साथ आज भी महिलाओं में लाडली बहना का असर इसलिए रहा क्योंकि बीजेपी कहती थी, अगर आपने महिलाओं को फोन करती थी कि अगर तुमने वोट कांग्रेस को दे दिया तो तुम्हें कांग्रेस जो है तुम्हारे को लाडली बहना की योजना समाप्त कर देगी।
जबकि ऐसी कोई बात नहीं। ये लाडली बहना योजना तो कांग्रेस पार्टी ने वादा किया था सबसे पहले। हमने हिमाचल में और कर्नाटक में लागू किया था। उस हमारी योजना को चुरा लिया शिवराज सिंह चौहान ने। लेकिन कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी तो था 1500 रुपए का ऐलान कमलनाथ हमारा जी ने किया मैनिफेस्टो, था। हमारा अनाउंसमेंट पहले कर दिया कमलनाथ जी ने, इससे उन्होंने वो पकड़ लिया उसे। जी। अब विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के बीच में मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व में बदलाव हुए, उसे कैसे देख रहे हैं? संतुष्ट हैं जो बदलाव हुए हैं उससे? नए लीडरशिप आई है और नए लीडरशिप को काम करने का मौका मिलना चाहिए। पूरा समर्थन उन्हें दे रहे हैं। तो जो तरीका है जीतू पटवारी का, हाँ। उससे बात होती है? रोज हो जाती है कभी कभी। प्रदर्शनों में आप रहते नहीं है, ऐसी काफी खबरें आती है, अभी आरोप भी लगते हैं बीजेपी की तरफ से। अभी तो केवल 1-2 प्रदर्शन में नहीं जा पाए, मुझे कोविड हो गया था, नहीं तो हर प्रदर्शन में मैं गया हूँ। जी। अभी सोयाबीन का प्रदर्शन हमने 20 तारीख को किया साथ में। सोयाबीन के किसान काफी नाराज हैं और लगातार प्रदर्शन भी चल रहा है, अपनी बात भी रख रहे हैं, कांग्रेस का समर्थन भी है। शिवराज सिंह चौहान अब कृषि मंत्री हो गए, उनसे मुलाकात करेंगे इस मामले में? देखिए, शिवराज सिंह चौहान जो हैं उन पर मुझे कतई भरोसा नहीं है। वो आदमी महान झूठ बोलने वाले व्यक्ति हैं। कोई जो उनकी बात पर हमको भरोसा नहीं करते। हमने 20 साल से देखा है उनको और मैं तो उनको पहले से जानता हूँ। वो उनकी कोई बात पर दिग्विजय सिंह कम से कम भरोसा नहीं करता। आज खाद की किल्लत हो रही है, सोयाबीन कटाई हो रही है और इधर पानी गिर गया। अब क्या होगा कि खरीद में जो मानक का वो होगा कि इसमें फेयर एवरेज क्वालिटी का जो आकलन होगा, अधिकांश किसानों के रिजेक्शन में आ जाएगा। और ये लोग फिर इसमें भी बड़ी चोरी करते हैं। किसान का माल तो लेंगे नहीं कि साहब खराब है, और व्यापारी उसको बेचारे को मजबूरी में सस्ते में मंडी में बेच देगा। वही सस्ता माल व्यापारी से खरीद कर ये खरीद केंद्र के जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो पैसा लेकर वो तुलवा देते हैं। ये अमूमन तौर पे होता है भाजपा में। भाजपा के इनके 20 साल से ज्यादा के शासनकाल में एक व्यक्ति पर भी भ्रष्टाचार के आरोप में इन्होंने कोई कार्रवाई की हो तो मुझे बता दीजिए। खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है, थाने बिक रहे हैं, जिले बिक रहे हैं, कौन कलेक्टर कौन एसपी बनेंगे इसके लिए पैसा लिया जा रहा है। शिवराज सिंह चौहान ने वहां जनता के हित में काम नहीं किया, वहां केवल प्रशासन को पूरी खुली छूट दी थी, खूब खाओ खूब खिलाओ। और वो लोग जो खूब खा रहे थे खूब खिला रहे थे वो चुनाव के समय एक कार्यकर्ता के रूप में भाजपा का काम करते थे, क्योंकि उनका वेस्टेड इंटरेस्ट हो जाता था कि अगर कांग्रेस आ गई तो हम तो उनको पकड़े जाएंगे सारे। व्यापम का केस आप जान रही हैं, अब व्यापम का केस वापस खुल गया है। हमें इस बात के लिए हम बधाई देते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट को और उस हमारी बहन को जिसने कि ये केस सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा, उन वकील साहब को, कि किस तरह से महिलाओं के आरक्षण का हक छीना गया। ये इशू तो हमने 2012-13 में उठा दिया था, लेकिन उसमें सीबीआई की इंक्वायरी हमने ऑर्डर करा दी, लेकिन सीबीआई ने वहां पे भ्रष्टाचार में भी डूब गए। अभी नर्सिंग घोटाले में तो सीबीआई के अधिकारी पकड़े गए, उनकी नौकरी गई। तो किस पर भरोसा करें आज? जी, व्यापम स्कैम उठाया आपने, मछलियां तो पकड़ में आ गई लेकिन मगरमच्छों को बात ये है, नहीं पकड़ा जा सका अब तक। आकांक्षा, बात यह है, हमेशा ऐसे प्रकरणों में मैं उदाहरण देता हूं, ओम प्रकाश चौटाला जी ने उनके राज में करीब लगभग 130-132 शिक्षकों की भर्ती में भ्रष्टाचार किया। तो वहां के जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी थी उसने रिश्वत देने वाले को सरकारी गवाह बनाया और रिश्वत लेने वाले को अपराधी बनाया। उसकी वजह से कन्विक्शन हुआ, ओम प्रकाश चौटाला जी का भी हुआ और अधिकारियों को भी हुआ। यहां उल्टा हो गया। शिवराज सिंह चौहान ने सबसे बड़ा इसमें घोटाला किया व्यापम में, और अधिकारियों को कहा कि तुमने जिसने रिश्वत दी है उसे जेल भेजो।
2 से 3 हजार पालक बेचारे जेल गए, लेकिन जिसने रिश्वत ली वो छूट गया। यही भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका है। खूब खाओ, खूब खिलाओ और जनता को धर्म के नाम पर बेवकूफ बनाओ। जी, मोहन सरकार के 10 महीने पूरे हो गए हैं और रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव कई सारी ऑर्गेनाइज हो चुकी है, बहुत सारे एमओयूज भी साइन हुए हैं। इससे पहले भी आपकी सरकारों में भी ऐसा हमने होते हुए देखा, जब कॉन्क्लेव्स हुए, निवेशक आए, एमओयू साइन हुए, लेकिन धरातल पर कुछ होता हुआ दिखाई नहीं देता। ये बड़ा स्कैम है। गुजरात का ले लीजिए, मध्य प्रदेश का ले लीजिए, ये अधिकारी कर्मचारी अपनी नेटवर्किंग करने के लिए ये आयोजन करते हैं। इन्वेस्टर्स को बुलाते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, ख्याल रखते हैं और उसके बाद उनका संपर्क उनसे जम जाता है। तो ये आपने बिल्कुल सही कहा है, जितने एमओयू साइन रहते हैं उनका जो कमिटमेंट है उसका प्रतिशत 5% भी नहीं है। 100 एमओयू होंगे, उसमें से 5% भी लागू नहीं हो पाते। तो ये तो एक मोहन यादव जी के 10 महीने हुए, कोई ज़्यादा समय नहीं हुआ है। उन्होंने कुछ अच्छे निर्णय भी लिए हैं और कुछ रेत ठेकेदारों पर उन्होंने कार्रवाई भी की, लेकिन एक कार्रवाई करने के बाद फिर वो वही चालू हो गया। लेकिन ठीक है, किसी भी मुख्यमंत्री को जमने में समय लगता है, तो मेहनत कर रहे हैं। 2018 में कांग्रेस को जीत हासिल हुई, हालांकि 15 महीने सरकार चली। ठीक ठाक दखल आपका भी था उस सरकार में और ये आरोप लगा कि पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा जो घोटाले हुए हैं उनके ऊपर जांच नहीं बैठी, साथ ही बीजेपी कांग्रेस के बीच में समझौता हो गया, ऐसे भी आरोप लगते आए हैं। बिल्कुल गलत। ये जो ई टेंडरिंग हुई, ऑनलाइन ई टेंडरिंग का घोटाला पकड़ लिया गया था, एफआईआर दर्ज हो गई थी और उन पर कार्रवाई शुरू हो गई थी, गिरफ्तारियां शुरू हो गई थी। ठीक है, सबसे बड़ा घोटाला ई टेंडरिंग का था, इरिगेशन वाटर रिसोर्सेज का। हमने व्यापम की फाइलें निकलवाना शुरू कर दी थी। इसी बीच में सिंधिया जी जो कहते थे कि अतिथि शिक्षक को कहा था कि मैं सड़कों पे उतरूंगा तुम्हारे लिए, ये शिवराज सिंह चौहान के हाथ खून से रंगे हुए हैं। आज वो उन शिवराज सिंह चौहान के गलबैया कर रहे हैं। क्या कहा जाए इसमें, किस पे भरोसा करें? जी, अब 15 महीने की सरकार की अगर हम बात करें, जो कमलनाथ जी जो उसमें सीएम थे, उन्हें सीएम बनाया गया लेकिन सरकार चली नहीं। ये भी आरोप लगे कि अपने लोगों को आगे करने की वजह से कुछ नेता जो हैं उन्हें पीछे किया गया। इन आरोपों पर क्या कहेंगे? और ये आरोप दोनों पर लगे, आप पर भी लगे, कमलनाथ जी पर भी लगे। बिल्कुल गलत। कमलनाथ जी ने निष्पक्षता से काम करने का प्रयास किया और जो सिंधिया जी मांग कर रहे थे, पूरी मांग उनकी पूरी हुई। चाहे जमीनों का प्रकरण हो उनका ग्वालियर का, उसमें सारा उनके कहने से जमीनें उनके ट्रस्ट के नाम या उनके नाम जमीन की। सिंधिया स्कूल को 1 रुपए में करोड़ों की जमीन दी। उनके जितने काम थे सारे उन्होंने किए। जो ट्रांसफर पोस्टिंग चाहते थे वो कर देते थे। ये बिल्कुल कहना गलत है कि उनके साथ कोई अन्याय हुआ। मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ उसमें सिंधिया जी के लोग शामिल थे और साथ में उनको ऑफर खूब हुआ था कि आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बन जाइए या डिप्टी सीएम बन जाइए। उन्होंने मना कर दिया। तो ये तो बात गलत है। असल में क्या था कि वो तो चुनाव जो हार गए थे तो उसको वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और इसलिए उन्होंने समझौता कर लिया बीजेपी के साथ। और समझौता में कितने करोड़ रुपए विधायकों को मिले वो भी एक जांच का विषय है। आज तो कोई खंडन नहीं किया कि हमको नहीं मिले हैं। जी, क्योंकि सिंधिया जी का जिक्र हो रहा है, 2 कैंडिडेट माने जा रहे थे 2018 के विधानसभा चुनाव में सीएम के लिए, कमलनाथ और सिंधिया। कमलनाथ सीएम बन जाते हैं। क्या सिंधिया से कोई ऐसा वादा किया गया था जो नहीं पूरा हुआ, जिसके चलते उन्होंने ये कदम लिया?
सिंधिया जी से जहाँ तक मेरी जानकारी है, किसने वादा किया था मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन 2.5 साल सीएम जैसा भी कोई ऐसा फॉर्मूला था। मुझे नहीं मालूम। अब उस समय हमारे 114 विधायक कांग्रेस के जीते थे और बीएसपी और इंडिपेंडेंट मिलके हमारे कभी 121 हो गए थे। सिंधिया जी के पास 114 में से उनके पास 22 विधायकों से ज्यादा लोग उनके समर्थक नहीं थे। बाकी सारे के सारे कमलनाथ जी को सपोर्ट कर रहे थे, तो कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन गए और इनको ऑफर हुआ कि आप डिप्टी सीएम बन जाइए, उन्होंने मना कर दिया। पीसीसी प्रेसिडेंट बन जाइए, उन्होंने मना कर दिया। फिर नाराजगी किस बात की? नाराजगी नहीं थी, यानी कि होना नहीं चाहिए था। कोई वादा नहीं था जो वादा तो पूरा। देखिए मेरे सामने कोई वादा नहीं हुआ। ठीक है। बुलडोजर काफी चर्चा में है, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भी आई है, बुलडोजर एक्शन या बुलडोजर जस्टिस भी कहा जा रहा है, इस पर आप क्या सोचते हैं? मैं इसका घोर विरोधी हूं। बुलडोजर बिना किसी जुडिशियल आदेश के, न्यायालयीन आदेश के बिना किसी का मकान गिराना उचित नहीं है। नंबर 1, अपराधी को दंड दीजिए, फांसी पे चढ़ा दीजिए, लेकिन अपराधी के बच्चे, पत्नी, भाई बंद, माता पिता ने क्या कसूर किया है, उनको क्यों दंड दिया जा रहा है? ये मैं इसका घोर विरोधी था, हूं और रहूंगा। और मैंने कमलनाथ जी के समय भी कुछ बुलडोजर का उपयोग किया गया, मैंने तब भी विरोध किया था, क्या मत करिए जी। हाल ही में छतरपुर चर्चा में रहा, जिनका मकान गिराया गया उनका कांग्रेस नेता थे, ये भी बात निकलकर सामने आई, लेकिन कांग्रेस वहां पर पहुंचने में काफी पीछे दिखाई दी। सोशल मीडिया पर बिल्कुल ये बात कही गई, लेकिन राजा पटेरिया पहुंचे, कांग्रेस नेतृत्व से या फिर वरिष्ठ जो कांग्रेस नेतृत्व है मध्य प्रदेश का या दिग्गज जो नेता हैं, वो छतरपुर क्यों नहीं पहुंचे? मैं नहीं पहुंच पाया क्योंकि मुझे उस समय कोविड हो गया था, मैं नहीं पहुंच पाया, लेकिन मैंने इस बारे में प्रयास किया, उन लोगों से बातचीत की। कलेक्टर ने कहा कि साहब इन्होंने नगर पालिका से इजाजत नहीं मांगी थी, इसलिए हमको तोड़ना पड़ा। तो मैंने कहा ठीक है, मकान तोड़ लिया आपने, लेकिन गाड़ी तोड़ने के लिए कौन सा परमिशन नगर पालिका से चाहिएगा? इसमें कलेक्टर पर मुकदमा चलना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, कोई भी अधिकारी जिले का यदि वो धार्मिक आधार पर किसी को प्रताड़ित करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना चाहिए, डिपार्टमेंट इंक्वायरी होना चाहिए और उसको वहां से तत्काल स्थानांतर करना चाहिए। इस प्रकार की मेरी पीआईएल लगी हुई है 2021 से इंदौर में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन में ये प्रोविजन है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दिया है और उसको इम्प्लीमेंट करने का 2021 से मेरी पीआईएल लगी हुई है और उस पीआईएल पर आज तक सुप्रीम हाई कोर्ट का फैसला नहीं हुआ। मैंने तो हमेशा से इस बात को कहा है कि बुलडोजर संस्कृति के मैं पक्ष में कभी नहीं रहा हूं, ना कभी रहूंगा। आगे अब दिग्विजय सिंह के लिए क्या है? चुनाव है, कुछ और करेंगे, केंद्र में कुछ जो कांग्रेस का जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे क्या है आगे की प्लानिंग? केंद्र की मंत्रिमंडल में तो वो तो भाजपा के लोग। माफ कीजिए, मेरा मतलब था कि कांग्रेस का जो आला कमान का जो पूरा अपना सिस्टम है उसमें क्या कुछ? देखिए, मैं अभी राज्यसभा का सदस्य हूँ, कांग्रेस की वर्किंग कमेटी का मेंबर हूँ और मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो कि कभी अपनी विचारधारा से समझौता करूं या मैं कभी कांग्रेस पार्टी के बाहर जाने का सोचने का भी मैं नहीं कर सकता कभी। एक बात मैं जानता हूं, देश में भारतीय जनता पार्टी और संघ की विचारधारा इस देश को एक नहीं रख सकती और बटा हुआ देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। मोदी जी कहते जरूर है एक सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। कहते कुछ है, करते उल्टा है। इसलिए ये देश सबका है और
यहाँ एक ऐसा देश है जहाँ अनेक भाषाएं हैं, अनेक जातियां हैं, प्रजातियां हैं, अनेक धर्म हैं, अनेक संप्रदाय हैं। ऐसे देश में एक वन नेशन वन इलेक्शन का जो उन्होंने कहा है, ये हमारे भारतीय संविधान का जो संघीय ढांचा है उसके खिलाफ है। उदाहरण के लिए 1998 में मिड टर्म पोल हो गया, 99 में फिर मिड टर्म पोल हुआ। उसमें अगर पार्लियामेंट पूरी 5 साल नहीं चल पा रही है और वो सरकार गिर जाती है, तो क्या सभी राज्यों के चुनाव फिर से कराइएगा आप? ये बिल्कुल अव्यावहारिक है और इसका कोई महत्व नहीं है। जी, फिटनेस को लेके मैंने शुरुआत में कहा था, आप यात्राएं बहुत करते हैं, पैदल बहुत चलते हैं। भारत जोड़ो यात्रा में आप कन्याकुमारी से कश्मीर तक गए, नर्मदा यात्रा आपने मध्य प्रदेश में की थी 18 से पहले, चुनाव से पहले, और अभी राजगढ़ के लोकसभा चुनाव में भी आपने पदयात्रा की थी। तो क्या है इसके पीछे वजह? डाइट फॉलो करते हैं, इतनी शक्ति कहाँ से आती है? एक बात बताएं आपको, व्यक्ति की उम्र जो है ये यहाँ रहना चाहिए। यहाँ अगर आप का सब ठीक है, नियमित जीवन है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होती जी। मैं रोज सुबह 4:30 बजे उठता हूँ, अपना ईमेल व्हाट्सएप जो भी मुझे करना है कर लेता हूँ। 1.25 घंटे मेरी योगासन होता है, ध्यान होता है, प्राणायाम होता है, आधे घंटा पूजा होती है। मैं बिना पूजा किए अन्न ग्रहण नहीं करता। ये नियमित जीवन का पालन करने का ही कारण है कि आज मैं ये सब कर लेता हूँ। जी, तो पूरा स्केड्यूल है आपका। आप पॉलिटिशियन हैं, बहुत से फैसले आपने जब आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे 10 साल तब भी लिए होंगे। पूरे अपने जीवन काल में अभी तक जो रहा आपका, उसमें कभी दिग्विजय जी को कोई रिग्रेट हुआ है किसी भी चीज का? रिग्रेट? जी, रिग्रेट। देखिए, मैंने हमेशा निर्णय उस समय की परिस्थितियों के आधार पर निर्णय लिया है। मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होने के नाते हमेशा ऑप्शंस देखते हैं, क्या विकल्प हमारे सामने है और कौन सा विकल्प सबसे बेहतर होगा। तो इसलिए कहा जाता है, जो कहावत है अंग्रेजी में, पॉलिटिक्स इज एन आर्ट ऑफ द पॉसिबल। राजनीति संभावनाओं के बीच में ही होती है और इसलिए संभावनाओं के बीच में जो भी निर्णय अच्छे से अच्छा हो सकता है, अपने विवेक पर मैं करता रहा हूं और इसलिए मुझे कोई भी मेरे निर्णय पर कोई रिग्रेट नहीं है। जी, अंतिम सवाल मेरा, इलेक्शंस जारी हैं देश में, हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में, कांग्रेस के लिए क्या देख रहे हैं? अच्छे नतीजे नजर आ रहे हैं जम्मू कश्मीर में और हरियाणा में, दोनों में। मुझे लगता है कि दोनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनेगी और गठबंधन की सरकार जम्मू कश्मीर बनेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दिग्विजय बहुत जी, बहुत आप धन्यवाद, जुड़े, आशा आपने समय दिया अपना। और ये थे हमारे साथ राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह जी, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री। और चल रहे इलेक्शन से लेके वन नेशन वन इलेक्शन और मध्य प्रदेश की राजनीति, तमाम पहलुओं पर उन्होंने अपनी बात जो है खुल के रखी। बातचीत कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।